खतरनाक हिमाचल। नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। सियासत की बात करें तो बरसग़ीर में ज़्यादातर सियासत पे ख़ानदानों का गलबा रहा है, और जब नए सियासतदान सियासत में आते हैं तो अक्सर ये दायरे उनके इर्द गिर्द खिंच जाते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इन दायरों से बाहर निकल के अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। आम तौर पे ये होता है कि इन ख़ानदानों का राज, इन ख़ानदानों का गलबा सियासत पे होता है, और फिर नज़रियात से ज़्यादा इसी दायरे में ही, इनके घर वालों, इनके अहल खाना के दायरे में ही सियासत ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सियासी दायरों को फलांग देते हैं और अपनी एक मुनफरिद और अपनी हदें तय करते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ जुनैद आज़िम मत्तू है। जुनैद साहब, आपका शुक्रिया। सियासत की बात चली तो शुरू सियासत, ताज़ा हालात हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया, एक लंबी कतार है इस्तीफ़ों की, और कई लोग ये मानते हैं कि जी हालात, यहाँ का जो सियासी मंजर है वो पूरी तरह बदल जाएगा। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। आज़ाद साहब का एक अपना यहाँ पे ग्रुप हमेशा कांग्रेस में होता था। अगर आप देखेंगे भी, जिनने उनके साथ शमूलियत की है, ये वही ग्रुप है जो उनके साथ दहाइयों से चला रहा है कांग्रेस में भी। आज़ाद साहब का एक अलग जो एक पार्टी बनाना है, उसकी नीयत क्या है, वजूहात क्या है, टाइम विल टेल। उसमें रियलिटीज़ भी हैं। उनका एक बयान है कि मैंने जी 370 और 35 के लिए जद्दोजहद करनी है। एक रियलिटी है, जब 370 और 35 से हमसे छीना गया, जब हम नज़रबंद किए गए, तो आज़ाद साहब ने 370 और 35 की एब्रोगेशन के लिए वोट दिया पार्लियामेंट में। उनने उस वक्त, अगर आपको याद होगा, कोई जद्दोजहद दिखाई नहीं, ना कि चिनाब में, ना कि पीर पंजाब में, और ना कि दिल्ली में। लेकिन उनका एक हक है, सबका एक जमहूरी हक है। उनने एक तंजीम का इनेकाद करने का एक इरादा किया है। टाइम विल टेल, वक्त बताएगा कि वो उनकी नीयत क्या है, वजूहात क्या थी। लेकिन जो उनके साथ शमूलियत कर रहे हैं, आप लंबी कतार की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा उसमें मोदबाना तो और आपसे डिफ़र करूँगा। ये वही एक कांग्रेस का ग्रुप है जिसको आज़ाद साहब ने कांग्रेस में रह के भी अपनी एक लॉबी कांग्रेस में बनाई थी। और अगर आप वो भी देखेंगे, फिर जो आज पीसीसी प्रेसिडेंट है वो भी उसी लॉबी में से थे, बट उनने खुद को आज़ाद साहब से डिस्टेंस किया है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो आज़ाद साहब के साथ नहीं गए, और कुछ जो हैं वो उनके साथ गए। टाइम विल टेल कि उनने ये जम्मू कश्मीर के मुफाद के लिए किया या अपने मुफाद के लिए किया है। आपने दिलचस्प बात फरमाई। आपने कहा, ये बात पहले भी आई है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से, कि उन्होंने 370 के एब्रोगेशन के हक में वोट दिया। ये बात कहाँ से पता चली? आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखिए, आप पार्लियामेंट में उनके बिहेवियर को उस वक्त देखिए, उनके एक बड़े मेलोड डाउन इसको देखिए। कांग्रेस ने तो पार्टी की सतह पे भी 370 पे कॉम्प्रोमाइज़ ही किया, जब उनको लगा कि एट ए नेशनल लेवल इट इज़ नॉट प्रूडेंट। ये उनको लगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने किया, उन्होंने कहा कश्मीर में कितनी पार्लियामेंट सीटें हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये तो सबको पता है कि कांग्रेस ने कोई उतनी स्टिफ अपोजिशन 370-35 पे नहीं की, एक्सक्लूडिंग 3 और 4 लीडर्स, चिदम्बरम साहब ने कहा और किसी ने कहा। आज़ाद साहब उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे पार्लियामेंट में। आप किसी भी कश्मीरी से ये पूछिए कि उनको लगता है कि अगर आज़ाद साहब ने उनकी नुमाइंदगी की उस जद्दोजहद में, पार्लियामेंट में उनने वो चीखो पुकार की, पार्लियामेंट में उनने वो रोल अदा किया जब 370 और 35 से हमसे छीना गया, ये वजाहतन आप किसी से भी तासुरन पूछिए। पहला रिएक्शन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है। उन्होंने एक तरीके से कहा कि हम आज़ाद साहब के साथ कभी भी काम करने के लिए तैयार हैं, मतलब उन्होंने हामी भरी। फिर दूसरी रिएक्शन पीडीपी की, एक तरीके से इतना उन्होंने कहा कि जमहूरी हक है। तीसरी रिएक्शन अपनी पार्टी की तरफ से आई, सख्त आई, सीधे तौर पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी खामोश। ये आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई यहाँ पे कुछ सियासी जमातों को लगता है कि आज़ाद साहब आगे जाके उनके साथ एक रास्ता है कि उनके साथ हुकूमत बनाई जा सकती है? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अपनी पार्टी एक नई तंजीम है जी, और वी पोज आर सेल्फ एज एन अल्टरनेटिव। हम मुतबद्दिल की सूरत में आगे आ रहे हैं। हमें लोग
हमें हिमायत देंगे या नहीं देंगे वो एक सवाल दीगर है, बट हम पोज एज ए ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। ठीक। जो बाकी एनसी एक ट्रेडिशनल पार्टी है, पीडीपी भी एक ट्रेडिशनल पार्टी है, फैमिली बेस्ड पार्टी है, और आज़ाद साहब भी हमारी ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम का पिछले 50 साल से कहीं ना कहीं से उसके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। या सेंटर के थ्रू जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने एक डेकेड्स लॉन्ग रूल यहाँ पे किया, उसमें वो एक अहम हिस्सा थे उसके। तो या तो उधर से जुड़े हुए हैं या तो दो फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। उनने ये फीलर्स भी, बयानात भी जारी किए कि हम जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे। पीडीपी का तो जिक्र किया नहीं है उन्होंने, जो मैंने देखा, और ताज साहब ने भी वैसा ही कुछ कहा और सरूरी साहब ने भी वैसा ही कुछ कहा साफ अल्फाज में। ये सारा वो एक रिसाइकल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है, 2 फैमिलीज़, देन 2 फैमिलीज़ प्लस देयर फ्रेंड्स। ये तो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स रहे हैं इनके। बट मैं सिर्फ 370 की बात नहीं करूँगा, मैं अफजल गुरु की बात भी करूँगा। यहाँ पे कौन सियासी एक मेन स्ट्रीम में लीडर है जिसने ये नहीं कहा कि शायद अफजल गुरु के केस में एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुई थी और एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हुआ था। उस वक्त तो कांग्रेस की हुकूमत थी। बिल्कुल। तो उस वक्त आज़ाद साहब को ये क्यों नहीं याद आया कि वो कश्मीरी हैं? जो 1987 की रिगिंग की वजह से यहाँ पे मारदाट हुई, जो हालात अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं, जो इतने 2 जनरेशन्स ने सफ़र किया, उस वक्त तो कॉम्प्लिसिटी है। तो ये आज़ाद साहब खास कर ये नहीं कह सकते कि ये एक नई बिगनिंग है। नई बिगनिंग एट द एंड ऑफ योर पॉलिटिकल करियर, आफ्टर बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन, आफ्टर बीइंग यूनियन मिनिस्टर, आफ्टर बीइंग द चीफ मिनिस्टर, नई बिगनिंग्स नहीं होती, वो एक रिसाइकल्ड बिगनिंग होती है। उस रिसाइकल्ड बिगनिंग की क्या रीजंस हैं? देखिए, इनफरादी तौर एज ए इंडिविजुअल मैं आज़ाद साहब की इज़्ज़त करता हूँ और करनी भी चाहिए। वो एक सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं। मेरी जब भी उनसे बात हुई है ईयर्स बैक, बहुत कॉर्डियल हुई है और उनने भी बड़ी इज़्ज़त दी है। बट दिस इज़ अ लार्जर क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद साहब की क्या नीयत है, उसका जवाब वो देंगे और वक्त देगा। एक तरीके से आप वही बात कह रहे हैं जो कुछ लोग यहाँ पे दबे अल्फाज में कह रहे हैं और कुछ बरबला कह रहे हैं। आप 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये रिसाइकल्ड है, मतलब वो यहाँ पे कई लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के नुमाइंदे हमेशा कश्मीर में रहे जब भी आए, जिस तरह कुछ लोगों ने बात की। दूसरी बात ये कि जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी आई और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये पार्टियाँ दिल्ली से बन के आती हैं, एक तरीके से आप वही कह रहे हैं क्या? देखिए, पार्टियां दिल्ली से बन के नहीं आती हैं, ये एक जनरलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे हमारी 2 ट्रेडिशनल फैमिलीज़, मेन स्ट्रीम फैमिलीज़ को एक ट्रेडिशनल कंसिस्टेंट पेट्रनेज हमेशा दिल्ली से मिली है। उनके रिश्ते, उनके जो रूट्स हैं, वो एक सिस्टम में, ऑफिशियल सिस्टम में भी नहीं, अनऑफिशियल सिस्टम में भी हमेशा रहे हैं। अगर आप आज अगर हमें सच बोलना है, अगर आप देखें, उमर साहब तो ख़ास बोलते नहीं हैं, उनने बड़ा कम बोला है। वो सियासी चीज़ें आजकल नहीं बोलते हैं जिनसे कोई नुकसानात दिल्ली में हो। फारूक साहब कभी थोड़ा सा बोलते हैं, महबूबा जी ज़्यादा बोलती हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि महबूबा जी जितना बोलती हैं, सिर्फ उनको इजाज़त क्यों है बोलने के लिए। कभी कभी महबूबा जी जो बोलती हैं, अगर कोई और बोले किसी भी तंजीम का, वो जेल जाएगा दूसरे दिन। बट ये कैलकुलेशंस हैं, परम्यूटेशंस हैं कि आप किस दायरे में कितना बोलें। पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम यहाँ की हमेशा एक मैनेज साइंस था। ठीक, कि आप छलांग मार सकते हैं, 2 फीट मारिएगा, 3 ना मारें, और उतना हम टॉलरेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप उस स्पेस को फिल करें, हम चाहते हैं हम इस स्पेस को फिल करें। किसी तंजीम को ये बताया कि आप इमोशनलिज्म कीजिए, आप लोगों को इंस्टिगेट कीजिए, इस हद तक कीजिए। हमारा मानना बिल्कुल साफ और सिंपल है। हमने हमेशा ये कहा कि 370-35 का हमसे छिनना एक बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये एक आईनी तौर भी गुनाह है, और हमने हमेशा ये कहा है कि ये बिल्कुल वापस आना चाहिए। लेकिन जो 2 सूरत हाल हैं, एक तो आईन हिंद है, पार्लियामेंट है, ऐवान हिंद है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे ये सब जुडिस केस है। इसके अलावा कोई और कहीं गुंजाइश नहीं है। जब हम ये कहते थे तो बताया जाता था हम एक बड़ा एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन कल के परसों डॉक्टर साहब ने भी यही बताया है कि उनको लगता है कि शायद मुमकिन नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये एक मैनेज साइंस है मेन स्ट्रीम का। यहाँ पे किसी को बहुत तल्ख बात कहने की इजाज़त है,
किसी को तल्ख बात कहने की इजाज़त ना हो, टॉलरेंस ना हो। आगे आने वाले टाइम में एक क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बनते हैं जम्मू और कश्मीर में, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस बनती हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या बनती हैं, उसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, पीपल हु डोंट रीड हिस्ट्री आर टेंड टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री, द एरर्स ऑफ द पास्ट। वी हैव टू ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है। दोनों ने ऑफिशियल अलायंसेस की हैं बीजेपी के साथ। बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब की है जब कोई मजबूरी नहीं थी, नंबर्स के हिसाब से 8 एमएलए होते थे बीजेपी की, उनकी हुकूमत तो फिर भी बनी थी यहाँ, लेकिन उन्हें दिल्ली में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनने के लिए की। और उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक कश्मीरी मुसलमान को बना के क्या स्ट्रेटेजिक उसकी इम्प्यूटेशन थी, उनको कहाँ कहाँ भेजा गया, क्या दर्शाने के लिए। उसके बाद महबूबा जी ने की। अगर यहाँ पे बीजेपी की फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट कभी बनी, वो तब बनी जब 28 एमएलएज का पीडीपी की उनकी हिमायत थी। तो ये इन दोनों तंजीमों का कहना कि हमें शक है कि वो उनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, जो जिनका एक हिस्ट्री होती है टू कमिट सम, मैं मिस्टेक्स कहूँगा, और मेक सम डिसीजंस और मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस, आमतौर साइकोलॉजी में भी माना जाता है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उसको रिपीट करें। आप कह रहे हैं कि बैगेज इनका है, करा धरा इन्होंने पीछे है, हम पे अभी इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन अल्ताफ साहब तब उसमें शामिल थे जो पार्टी। देखिए, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल था, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ की मेन स्ट्रीम एक क्लोज स्पेस रही है हमेशा। यहाँ पे कभी फ्रेश ऑल्टरनेटिव इमर्ज नहीं हुए। अगर आप कहें कि पीडीपी एक फ्रेश ऑल्टरनेटिव था, इन रियलिटी नहीं था। पीडीपी फॉर्मर होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और फॉर्मर पीसीसी चीफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाई, और वो 90 में बने थे, 89 में होम मिनिस्टर। उनने करीबन मुझे लगता है 96 में पीडीपी का इनेकाद हुआ, आफ्टर 96, आई थिंक 98 का इलेक्शन था। तो फिर से वो रिसाइकलिंग हुई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। आप अल्ताफ साहब की बात करें या मेरी बात करें या किसी भी उस हमारी तंजीम के लीडर की बात करें जो बाकी तंजीमों से आए हैं, ये फैक्चुअली एक फ्रेश बिगिनिंग है। अगर आप देखिए, एक ऑप्शन तो हम सब के पास थी कि मेन स्ट्रीम में आए ना, ठीक। दूसरी ऑप्शन थी मेन स्ट्रीम में आके इन द प्रेजेंट सिस्टम बैठ के, जब हमने रियलाइज़ किया कि वो सिस्टम है ही नहीं रूटेड टुवर्ड्स डिलीवरिंग टू द पब्लिक, वो सिस्टम एक एक्सप्लॉयटेटिव सोच पे मबनी है कि पहले तो एक एक्सप्लॉयटेशन वहाँ है कि पहले जी वालिद मुहतरम है, उनके बाद उनके फर्जंद हैं, इट्स अ फैमिली बिजनेस। और ये आप सिर्फ फैमिलीज़ का नहीं देखेंगे, ये आप उनके एमएलएज़ का भी देखेंगे। एवरी एमएलए हैज़ अ सन हु इज़ रेडी टू टेक द मैंटल फ्रॉम हिज फादर। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने अपने भाई को भी कहीं से, शी गॉट हर ब्रदर फ्रॉम समवेयर, हमने नाम भी नहीं सुना था, सिनेमेटोग्राफी में थे वो। तो वही फैमिली सिस्टम रिपीट हुआ। वी हैव मेड अ फ्रेश बिगिनिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है दैट वन पर्सन कैन रिमेन प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 टर्म्स, 3 साल का एक टर्म होता है, और उसके बाद वो रिपीट नहीं हो सकते। इन तंजीमों के प्रेसिडेंट लाइफ लॉन्ग होते हैं, फैमिली कंट्रोल इज लाइफ लॉन्ग। तो वी हैव कम फ्रॉम द सेम मेन स्ट्रीम, एवरीबडी। उस हिसाब से तो आप देखिए जो आज पूरे मुल्क में तंजीमें हैं, आप तृणमूल की बात करें, इट हैज़ कम फ्रॉम द कांग्रेस। आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें, इट हैज़ कम फ्रॉम द कांग्रेस। आप जो जनता दल का एक कलेक्टिव एक ये था, उसमें से आप देखिए कितनी राष्ट्रीय जनता दल आई है, जेडीयू आई है, जेडीएस आई है, जेडी जो कर्नाटका में उनकी फैक्शन है वो आई है। दैट हैज़ ऑल कम फ्रॉम जनता दल। ये एक एवोल्यूशन है। आपने एक बात की थी बीच में, यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत सारी वोटिंग होती है, जो जितनी भी होती है। आपको ये लगता है वाकई कि आपको आज की तारीख में 370 और 35A पे लाके एक इमोशनल पिच पे, एक इमोशनल क्वेश्चन पे इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है? अगर पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो चाहेंगे कि वो इसी पे इलेक्शन लड़े, इन्हीं मुद्दों पे, लेकिन आप उसके अपोजिट लोगों को कह रहे हैं कि ये हमारे हद इख्तियार में नहीं है, ये किसी और के हद इख्तियार में है, हाँ, लेकिन हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सकता है। आपके लिए मुश्किल है? देखिए, मैं वसूख के साथ आपको बताता हूँ, और ये एक परसेप्शन नहीं है मेरा। मुझे लगता है मेन स्ट्रीम में जितनी पब्लिक एंगेजमेंट बाय नेचर ऑफ मी बीइंग इन अ पब्लिक ऑफिस राइट नाउ अभी मेरी होती है ऑन अ डेली बेसिस,
वो कोई दिन नहीं है जब मैं कम से कम 500-600 लोगों से नहीं मिलता हूँ, और उनकी अक्सरियत में नौजवान होते हैं। मैंने कहीं पे ये एक सोच नहीं देखी है कि हमारी जो डे टू डे नीड्स हैं, हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो रोज़गार के मसाइल हैं, जो इक़्तिसादी हमारे ख्वाब हैं, जो हमारे सियासी हकूक़ हैं, वो सब बालाए ताक रख के हमें इमोशनलिज्म की तरफ जाना है। द वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इतने हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इतनी हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी स्टैगनेंट है कि इट टचेस द स्किन ऑफ एवरी कॉमन कश्मीरी, खासकर जो नौजवान है। जब एक आम नौजवान अपने दिन की शुरुआत करता है, वो ये देखता है कि मैं अपने दिन के ये रोज़मर्रा के मसाइलों के साथ कैसे जद्दोजहद करूं, मैं ये कैसे इंश्योर करूं दैट माय फैमिली इज़ टेकन केयर ऑफ़। ये उसके दिमाग पे 24 घंटे सिर्फ ये बात नहीं होती कि हमसे क्या सोल्यूशन है इसका। मैं आपको एक पहले आज का एक वाक़या, एक एनेक्डोट बताता हूँ। वेरी पेनफुल इंस्टेंस जो आज मैंने देखा। मैं एक शहर श्रीनगर में एक इलाका है आलिम भट्ट मोहल्ला हबक शानपुरा में, तो मैं आज वहाँ गया था। ताज़ियत था, हमारे एक कारकुन की वालिदा मोहतरम का इंतकाल हुआ था, और मुझे वहाँ पे अपने कारकुनों ने बताया कि यहाँ पे एक 4 साल का बच्चा भी फौत हुआ है। तो मैंने कहा क्या, कैसे हुआ? कहा वो जो बिजली की लो टेंशन तार है उसने उसको पकड़ लिया था। तो मैंने कहा एक 4 साल का बच्चा पोल पे चढ़ के तार कैसे पकड़ेगा? तो मैं खिड़की के बाहर देखा जब ये बता रहे थे, एक पूरे इलाके की जिसकी आबादी 30,000 होगी, 10 फीट या 12 फीट की हाइट पे वहाँ तारे हैं, पोल टेढ़े हुए हैं। बिल्कुल। और एक 4 साल का बच्चा, मैं उसकी वालिदा से मिला, मैं उसके बाप से मिला, बहुत इंतहाई गरीब, हमारे ही कारकुन हैं। वो खेलते खेलते माँ से गले मिल के कहीं सहन में चला गया और उसने तार पकड़ ली। और तार कहाँ थी? तार वहाँ पे थी जहाँ उसको पकड़ सकता था। क्या वो कुंबा या वो मोहल्ला कल वोट डालने के वक्त उस तार को याद रखेगा, उस 4 साल के बच्चे की मैयत को याद रखेगा, कि वो याद रखेगा कि वही फारूक साहब हमें बोल रहे हैं 370 के लिए हमें वोट दो, जो उस सिस्टम के पार्ट थे जब 370 इरोड हुआ? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने कश्मीर के वज़ीर आज़म से वज़ीर आला की पोजीशन एक्सेप्ट की, जिनने इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड किया, वही पीडीपी जिनने आरबीआई के जुरिस्डिक्शन को यहाँ एक्सटेंड किया, वही पीडीपी जिसने जीएसटी को यहाँ एक्सटेंड किया। ये सब वायलेशंस ऑफ 370 थी, इन डिफरेंट शेप्स वायलेशंस ऑफ 370 थी। सदर रियासत से जिनने गवर्नर को एक्सेप्ट किया और हुकूमत की, क्या वही जो मुलव्वस इस चीज़ में थे, क्या इनको इलेक्शन के दिन वो लोग याद आएंगे कि उस फैमिली को जिसका मैंने जिक्र किया, उसको अपने उस बच्चे की याद आएगी, उस नाइंसाफ़ी की याद आएगी कि श्रीनगर में अगर गुपकार में ये हुआ होता तो हाहाकार मच गई होती, एयरपोर्ट रोड पे हुआ होता हाहाकार मच गई होती, लेकिन इसी श्रीनगर में वो आलिम भट्ट मोहल्ला में एक बच्चा, दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर ये कहीं पे भी होगा, गवर्नमेंट विल बी ड्रैग टू द कोर्ट। आप मुझे बोलिए कितनी फैमिलीज हैं ऐसी? आप घूमते रहते हैं, आप वो कोई कश्मीर का अतराफ व अकनाफ नहीं होगा जहाँ के लोगों से आप बराह रास्त मिले नहीं होंगे। और मैंने आपके फीचर्स भी देखे हैं और डे टू डे इशूज़ भी आप करते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी होती है। और आप मुझे बोलिए कितनी आपने ऐसे कितने लोग देखे जो पसे हिम्मत हैं, जो नाउमीद हैं, और जिनके लिए ये आइडियोलॉजिकल रेटरिक एक लग्जरी है। बिल्कुल है। हम एक बहुत गरीब रियासत हैं, हमें दिहाइयों तक रोज़मर्रा की जो बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम रखा गया। तो वो भी एक फैक्टर है। मुझे पूरा यकीन है, देखिए इमोशनलिज्म होगा, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन की कोशिश होगी। हर एक इलेक्शन में तो यही बताया गया है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डीडीसी इलेक्शन में भी उन्होंने यही कहा, तो डीडीसी इलेक्शन में उनको वोट मिले, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ? कौन सी तब्दीली आई नहीं सूरत हाल में? कौन सी तब्दीली आई? वी आर स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल। वी आर स्टिल अ स्प्लिट अप स्टेट। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। तो कौन सी फ़र्क आई? मेरा मानना है द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो बड़े कॉग्निजेंट हैं इस फैक्ट के, बड़ा उनने ऑब्ज़र्व किया है सियासत को। मुझे नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि आज वो फिर से अपना इस्तेसाल करने के लिए तैयार हैं। आप बात कर रहे थे अभी बेरोज़गारी की, गुर्बत की। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है।
सॉल्यूशंस हैं आपके पास? आपसे आप जब लोग आपसे पूछेंगे कल की आपको क्यों वोट दें, आप कह रहे हैं बेरोजगारी सॉल्यूशन दीजिए हमें। सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमें अपने सिस्टम को रिवैम्प करना है। प्राइवेट सेक्टर वो कोई शहर नहीं है हमारे मुल्क में, वो कोई रियासत नहीं है हमारे मुल्क में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ फिनोमिनल नहीं हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ सबसे कम है। हमारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी 40-50 हज़ार वैकेंसीज कितने टाइम से पड़ी हैं, किसी सरकार ने उनको फिल नहीं किया, पिछली सरकार ने भी फिल नहीं किया, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल वेयरविथॉल है, वो लिमिट करता है हमें। बिल्कुल। लेकिन हमारे कवानीन जो हैं, हमारे सिस्टम में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसने कभी प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने दिया नहीं। आज हमारे बच्चे लुधियाना भी जाते हैं पढ़ने, वो उन टायर 2, टायर 3, टायर 4 शहरों में भी तालीम हासिल करने जाते हैं। हमारी बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनी, कोई नहीं बनी। प्राइवेट कॉलेजेस बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई जम्मू और कश्मीर में नहीं बनी। मुझे इजाज़त नहीं मिली। मुझे एक रियासत बोलिए पूरे मुल्क में जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना बनी हो, मिनिमम कहीं 3-4 बनी होंगी। आप हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, कश्मीर इस एज में 2022 में स्टिल विदाउट अ कैंसर हॉस्पिटल। हमारे खुद दोस्त, अहबाब, जानने वाले जब हमें उनकी कहानी पता चलती है, उनको जाके धक्के खाने पड़ते हैं अपने मरीज़ों को लेके। अगर आपने अभी देखा होगा, एक न्यूज़ आई मणिपुर की, शायद कि असम की 7 कैंसर हॉस्पिटल्स। आसाम की पॉपुलेशन क्या है, हमारी क्या है, 7 कैंसर हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर के नसीब में अभी एक भी नहीं हुआ। हमारे तो वो हुक्मरान हैं जो 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ और रेंज रोवर चलाते हैं। ये जो ख़ानदानी राज है यहाँ पे, जो सियासी एक मेन स्ट्रीम था, अगर एम्पावरमेंट किसी की हुई, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, कुछ ही लोगों की हुई, इनकी तो हुई, लेकिन वो आम आदमी जो है, उसका बच्चा अभी भी बेरोज़गार, उसके घर में अगर किसी को मुतलक्का बीमारी हो, कैंसर हो, अल्लाह ताला बचाए, ठोकर उसने खानी। इनने तो लंदन या दिल्ली या ब्रीच कैंडी जाना है। कायदीन खुद को नहीं बोल सकते। और मेरी गुजारिश, खासकर अपने उम्र के जो सियासतदान हैं, उसमें एक बदकिस्मती की बात है, सब सियासतदानों के बच्चे ही हैं ज़्यादातर। उनने वो जद्दोजहद देखी नहीं है, वो कनेक्टेड भी नहीं है, वो पैदा भी इन कोठियों में हुए हैं गुकार पे, और उनने बचपन से वही देखा है। मैं सबसे एक गुजारिश करूँगा कि अपनी जो पर्सनल हमारी ये एक होती है, पॉलिटिकल रेस होती है, उससे ऊपर एक तरजीह दें कि लोगों के साथ अगर कभी नाइंसाफ़ी हो, हम बोलें। और मैंने हमेशा जब भी क्रिटिसाइज़ किया, आवाज़ ऊंची की, आई हैव डन इट एज अ प्राउड इंडियन। मेरा आइडिया ऑफ इंडिया एक आइडिया ऑफ जस्टिस है, एक आइडिया ऑफ इक्वालिटी है, एक आइडिया ऑफ डिग्निटी है, एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है। आइडिया ऑफ इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, दैट हैज़ बीन द सोर्स ऑफ इनजस्टिस विद द पीपल एंड द यूथ ऑफ कश्मीर। उनकी नुमाइंदगी हमें बिल्कुल साफ़ और शफाफ और ईमानदारी के साथ, साफ़ शफाफ अल्फाज में और ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। आखिरी सवाल, अभी आप हम ख़ानदानों की बात कर रहे थे, सियासी लोगों की बात कर रहे थे, एक नए कुछ लोग सियासत में आ रहे हैं, नौजवान। आपकी पार्टी में यूथ के लिए कितनी जगह है और कितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी में मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ यूथ लीडरशिप है। यंग लीडर्स भी बहुत से जो तंजीमें हैं उनसे, जिनने अपना एक हैसियत बनाई थी, नाम और जगह ग्राउंड पे बनाई थी, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव जॉइंड अस। हमारी जो यूथ विंग है, दोनों खित्तों में, दोनों सूबों में, जम्मू में, कश्मीर में, पीर पंजाल और चिनाब में इक्वली रिप्रेजेंटेड है। हम स्टूडेंट फेडरेशंस भी हमारी जो हैं, अपनी पार्टी की स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन जो है, वो भी दोनों प्रोविंसेस में इक्वली रिप्रेजेंटेड है। लेकिन नौजवान को भी समझना पड़ेगा, और मैं हर दिन, वो कोई दिन नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई तकरीब नहीं होती, कोई मौका नहीं होता जहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि जब नौजवान खुद को दरकिनार कर दे सियासत से, और फिर अगर सियासत का और इंतज़ामिया निज़ाम जो होता है उसमें अगर बर्बादी होती है, उसके ज़िम्मेदार फिर नौजवान भी हैं। मुझे लगता है वो भी गिल्टी है। मैं शहर के नौजवानों से बार बार ये कहता हूँ कि अगर ये पूरा कंपेयर किया जाए आलमी सतहों पे, आपने अनपढ़ लोगों को भी एमएलए बनाया, बिल्कुल अनपढ़, इलिटरेट, नॉट अनएजुकेटेड। Srinagar has had illiterate MLAs, uneducated MLAs, under matriculate MLAs,
हमारे अंडर मैट्रिकुलेट रहे हैं बिल्कुल MLAs। है। तो जब मैं शहर में किसी इलाके में जाता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि यहाँ तो MLA थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ गलत बन रही है, ये चीज़ से ये वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ नहीं बननी चाहिए, वहाँ बननी चाहिए, यहाँ फेल हो जाएगी, ये ड्रेन यहाँ फेल होगी। तो फिर जवाब भी खुद आता है, लेकिन वो तो 7th फेल थे वो MLA। तो उनका भी एक, मुझे लगता है उनके जुर्म से बड़ा जुर्म हमारा है बिल्कुल कि या तो घर में बैठ के या तो पार्टिसिपेट करके, या मेजॉरिटी जो नॉन पार्टिसिपेंट एक पैसिव सपोर्ट हमने उनको दिया घर में बैठ के, उस पैसिव सपोर्ट के जिम्मेदार तो यहाँ के नौजवान भी है। तो मेरी उनसे हमेशा एक मोदबाना गुजारिश रहेगी, आपको जिसकी मर्जी हो आप उसकी हिमायत करें, जिसकी मर्जी हो उसकी तनकीद करें, आपकी सियासी सोच जो भी हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन जो क़यादत का टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम से अहम फैसला है। आपके बच्चों के स्कूल कैसे होंगे, हमारे हस्पताल कैसे होंगे, तिब्बी इलाज कैसा होगा, यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, सब चीज़ों का एक, अगर आप देखेंगे रूट इसमें होता है योर पावर टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो गुजारिश सबसे ये रहेगी, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, कि जिसकी भी हिमायत करनी है, जिसकी भी ऑपोजिशन करनी है, जम्मू और कश्मीर का अवाम एक्टिवली अपनी लीडरशिप की परख करना चाहिए, और उनका जो इंतखाब होता है, जो क़यादत का इंतखाब होता है, दैट शुड बी डन एक्टिवली। लेट अस नॉट बिकम पैसिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोलॉन्गिंग ऑफ द स्टेटस को। शुक्रिया। ये थे जुनैद आज़िम मत्तू साहब, जो हमें बता रहे थे बरमला रिवायती तौर इसी बरमला तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज भी इख्तिताम इसी पे हुआ कि चाहे आप कितना भी दूर रहें सियासत से, सियासत आप पे असर करेगी, आपकी ज़िंदगी पे असर करेगी। तो जाहिर सी बात है कि बेहतर है कि नौजवान इसमें एक पार्टिसिपेंट बने और अच्छे लोगों को सामने लाए, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के सामने लाए, ताकि ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।